एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्मिता गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो ऑन द टॉपिक जॉन्डिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी हम जॉन्डिस पढ़ते थे, पर फाइनल ईयर तक आते आते पता नहीं क्यों हमें समझ में नहीं आता कुछ, हम भूल जाते हैं सब कुछ। पर आज मैं आपको राइट फ्रॉम द जीरो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बिल्कुल न्यू है जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए भी ये वीडियो है, उसको भी ये चीज समझ में आने वाली है। जॉन्डिस का मतलब होता है कि सीरम बिलिरुबिन का बढ़ जाना। सो जॉन्डिस इज राइज इन सीरम बिलिरुबिन। इट इज डिटेक्टेबल क्लिनिकली व्हेन सीरम बिलिरुबिन राइज अबव 2.5 मिलीग्राम पर डे। अगर 2.5 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा अगर सीरम बिलिरुबिन बढ़ रहा है तब जाके ये डिटेक्ट होती है क्लिनिकली, जिसमें क्लिनिकली जस्ट पेशेंट को देख के आपको लगेगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज जॉन्डिस कैन बी प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। अब ये जॉन्डिस की क्लासिफिकेशन है कि प्री हिपैटिक भी हो सकती है, हिपैटिक भी हो सकती है एंड पोस्ट हिपैटिक भी हो सकती है। इन सब चीजों का मतलब जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ये बिलिरुबिन आता क्या है और क्या इसकी पाथवे है, क्या इसका सर्कुलेशन है। सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो बिलिरुबिन बनता कहां से? बिलिरुबिन बनता है हीम से। हीम इन द प्रेजेंस ऑफ हीमॉक्सीजिनेस एंजाइम 1 and 2। हीमॉक्सीजिनेस, HOX स्टैंड फॉर हीमॉक्सीजिनेस, ठीक है। इसके दो वैरायटी होते हैं 1 and 2। हीम कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में। हीम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हीमॉक्सीजिनेस 1 and 2 कन्वर्ट इनटू बिलीवर्डिन। अब बिलीवर्डिन फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज, ठीक है। बिलिरुबिन को रिड्यूस किया, एंजाइम आया, बिलिरुबिन रिडक्टेज किसमें कन्वर्ट हुआ? बिलिरुबिन में, ठीक है। तो हीम कन्वर्ट हुआ बिलीवर्डिन में और बिलीवर्डिन कन्वर्ट हुआ बिलिरुबिन में। ये जो बिलिरुबिन है वो लिपोफिलिक होता है एंड हाइड्रोफोबिक होता है। इसको हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए एल्ब्यूमिन इसके साथ जुड़ता है एंड उसके बाद ये पोर्टल वेन में जाता है। और पोर्टल वेन से कहां आता है? ये लिवर में, लिवर में आता है, फिर ये हिपैटिक आर्टरी में। दिस इज हिपैटिक आर्टरी। ध्यान से सुनना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपैटिक आर्टरी में आया, फिर यहां से आएगा ये साइनोसॉइड्स में। अब साइनोसॉइड से कहां जाएगा? स्पेस ऑफ डिसे में, ठीक है। ये सब लिवर के अंदर हो रहा है। अब क्या होता है कि स्पेस ऑफ डिसे में एल्ब्यूमिन जो है उससे सेपरेट हो जाता है। जो हमारा बिलिरुबिन प्लस एल्ब्यूमिन का कॉम्प्लेक्स था उसमें से एल्ब्यूमिन निकल गया। अकेला बिलिरुबिन क्या होता है? लिपोफिलिक होता है। तो ये आसानी से हिपैटोसाइट के अंदर बाय सिंपल डिफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बिलिरुबिन लिपोफिलिक होता है, तो ये लिपोफिलिक है, इसलिए जो लिपोफिलिक मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हिपैटोसाइट्स का है उसमें इजीली डिफ्यूज करके हिपैटोसाइट के अंदर आ सकता है। तो ये आ गया अंदर। अब जब ये अंदर आया तो उसी रास्ते से बाहर भी तो जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए ग्लूटाथायोन आया। ग्लूटाथायोन बोला कि मैं रोकूंगा इसको, तो ग्लूटाथायोन और बिलिरुबिन जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे आता है एक एंजाइम, ठीक है, UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज। ये क्या करता है? ग्लूकुरोनिक एसिड को बिलिरुबिन के साथ बाइंड करता है। इट इज अ कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन। सो बिलिरुबिन UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बिलिरुबिन डाई ग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट होगा, यानी कि दो ग्लूकुरोनिक एसिड बिलिरुबिन के साथ जुड़ गई और बिलिरुबिन डाई ग्लूकुरोनाइड बना दिया। तो बिलिरुबिन डाई ग्लूकुरोनाइड जो है, अब इसका जो ट्रांसफर होगा, अब इसको हिपैटोसाइट से बाहर जाना है, तो इसके पास दो पाथवे है। सबसे पहले पाथवे है MRP2 और दूसरा पाथवे है MRP3। तो MRP जो पाथवे है यहां से निकल के ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कहां जाता है? बाइल कैनालिकुलाई में। और MRP3 पाथवे से कहां जाता है? ब्लड में, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर MRP2 खराब हो जाए तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स जाएगा ब्लड में, तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। अगर MRP2 खराब हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, जिसमें MRP2 खराब हो गया और MRP3 इज स्टिल वर्किंग, और इस केस में कंजुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ जाएगा। अब एक और फिनोमिना यहाँ पे होता है। ये एक हिपैटोसाइट है, ये दूसरा हिपैटोसाइट है। MRP3 से जो ये कॉम्प्लेक्स है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड का, ये ब्लड में जाएगा और फिर यहाँ से एक और ट्रांसपोर्टर है OATP B1 B3। अब ये क्या करता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जो ब्लड में आया उसको फिर से दूसरे हेपेटोसाइट में लेके जाता है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड एज हॉपिंग, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह से हॉप कर रहे हैं बस। और जो यहाँ पे जो ये एंजाइम है OATP B1 B3, अगर ये खराब हो जाएगा तो क्या होगा?
रोटर सिंड्रोम होगा। तो यहाँ पे दो सिंड्रोम हमने डिस्कस किया, डुबिन जॉनसन और एक रोटर सिंड्रोम। MRP2 अगर एंजाइम खराब या डेफिशिएंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज डुबिन जॉनसन। एंड अगर OATP B1 B3 खराब है तो क्या होगा, रोटर सिंड्रोम। आई होप कि तुम्हें ये सब कुछ समझ में आया हो कि मैंने क्या तुम्हें बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्री हेपेटिक मतलब लिवर के इन्वॉल्वमेंट से पहले। ये कब हो सकता है, अगर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाए। और बिलीरुबिन किससे बन रहा था, हीम से। और हीम कहां से आता है, आरबीसी से। अगर आरबीसी की लाइसिस बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा। इसलिए प्री हेपेटिक जॉन्डिस कब होता है, जब हीमोलिसिस बढ़ जाती है। सो प्री हेपेटिक जॉन्डिस कब होती है, आइदर बाय हीमोलिसिस और बाय कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया। या तो कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा पेशेंट को, या फिर हेमोलिसिस बढ़ गई हो, उस केस में क्या होगा, प्री हेपेटिक jaundice. So jaundice due to hemolysis is normal as a healthy liver can excrete of bilirubin 6 times greater than the normal before unconjugated bilirubin accumulates. इसका मतलब ये है कि जो हमारे लिवर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, बिलिरुबिन को एक्सक्रीट आउट करने का, वो 6 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल जो बिलिरुबिन प्रेजेंट है। अगर 6 टाइम भी बिलिरुबिन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो भी हमारी लिवर इतनी कैपेबल है कि वो उस बिलिरुबिन को निकाल दे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म का, जिसमें क्या होता है, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंड बिलिरुबिन अपटेक, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो हमारे पास 3 रीजन है, ठीक है, कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हिमोलिसिस एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, ठीक है। गिलबर्ट सिंड्रोम में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ये एंजाइम क्या कर रहा था, कॉन्जुगेशन कर रहा था ग्लूकुरोनिक एसिड का, किसके साथ, बिलिरुबिन के साथ। तो ये चीजें हो रही थी इस एंजाइम के प्रेजेंस में। अगर ये नहीं होगी तो क्या कंजुगेशन नहीं होगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं हेपेटिक की। इट इज ड्यू टू हेपेटोसेल्युलर इंजरी, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। इन दिस देयर इज डिफिकल्टी इन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द कैनालिकुलाई, एडिमा इन द सेल रिजल्टिंग इन द ब्लॉकेज ऑफ द कैनालिकुलाई एंड बोथ कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है कि हेपेटोसेल्युलर इंजरी होती है, जो इसमें क्या होता है कि लिवर में जो सेल है, ये हेपेटोसाइट्स जो है, इसमें डैमेज हो जाता है। सो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होंगे वो नहीं होंगे, कम अमाउंट में होंगे। एक साथ सारे हेपेटोसाइट्स तो खराब नहीं हो जाएंगे, इसलिए कंप्लीटली नहीं, बट अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। सो इट इज ड्यू टू हेपेटोसेल्युलर इंजरी, जो हेपेटोसाइट्स है उसकी इंजरी हो गई, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस एंड देयर इज डिफिकल्टी इन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जो कि हेपेटोसाइट के अंदर जा रहा था और किसके साथ जोड़ रहा था, ग्लूटाथियोन से, वो नहीं जा पाएगा। और अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया है, अगर हेपेटोसाइट के अंदर आया है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया है, तो वहां से जो MRP से निकल रहा था, वहां से भी दिक्कत होगी निकलने में कंजुगेटेड बिलिरुबिन को। तो बॉडी में कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन दोनों में ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक। इट इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बाइल डक्ट। जो भी बाइल है वो कलेक्ट होकर कहां जाएंगी, बाइल डक्ट में जाएगी। अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो दैट विल कॉज पोस्ट हेपेटिक। इट इज एसोसिएटेड विद पेल स्टूल, डार्क यूरिन एंड इच, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक लॉ, कोरवॉइजर लॉ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं लिखने को। इसका कहने का मतलब होता है कि अगर गॉल ब्लैडर पैल्पेबल है, ठीक है, तुम लोगों ने पेशेंट का एग्जामिन किया, गॉल ब्लैडर में पाल्पेबल लग रहा है, एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कोई रीजन बताओ कि जिसमें गॉल ब्लैडर जो है वो पाल्पेबल है। अब तुम में से किसी ने सोचा कि गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है, यानी कि स्टोन हो सकता है, उसने बोल दिया स्टोन है। वहीं पे जो एग्जामिनर है वो तुम्हें 0 नंबर देगा एंड बोलेगा जाओ अगले साल मिलना। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्टोन। इस कंडीशन में स्टोन्स नहीं होता है, क्योंकि स्टोन बेसिकली एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। उस केस में जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो बिगर साइज में नहीं होता है, ठीक है। क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड स्टोन कंटेनिंग गॉल ब्लैडर कैन नॉट रीडली डायलेट, ठीक है, वो डायलेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू स्टोन है, उस केस में जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो डायलेट नहीं हो सकता है, और जब तक डायलेट नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा साइज में, तब तक वो पाल्पेबल नहीं होगा। एंड सजेस्ट दैट जॉन्डिस इज ड्यू टू मैलिग्नेंट बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है तो ये क्या सजेस्ट करता है कि जॉन्डिस इज ड्यू टू मैलिग्नेंट बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ना कोई मैलिग्नेंसी है। एग्जाम्पल इज पैंक्रियाटिक कैंसर, ठीक है। सो कोरवॉइजर लॉ यही कहता है कि अगर गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है, दैट इज नॉट ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन, इट इज ड्यू टू अंडरलाइन कोई मैलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है। इट इज ड्यू टू कोई अंडरलाइन मैलिग्नेंट बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, एग्जाम्पल इज पैंक्रियाटिक कैंसर। तो ये कोरवॉइजर लॉ कहता है। अब हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी को। तो हेपेटिक जॉन्डिस की ईटियोलॉजी कैसे याद रखेंगे, हमारे पास एक निमोनिक है, अमन
सिंह राठौर है प्रिया के प्यार में पागल दीवाना, ठीक है। सो ए स्टैंड फॉर अल्कोहल, एस स्टैंड फॉर सेप्सिस, आर स्टैंड फॉर राइट हार्ट फेलियर। सो राइट हार्ट फेलियर की वजह से क्या होगा, जो हमारे हिपैटिक ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा और हिपैटोसाइट्स को कम ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट में चले जाएंगे तो उनका डैमेज हो जाएगा। सो राइट हार्ट फेलियर। एच स्टैंड फॉर हिपैटिक इनफिल्ट्रेशन, प्रिया स्टैंड फॉर प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस एंड प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में क्या है, बाइल निकल के आता है बाहर, एज अ रिजल्ट क्या होता है, बाइल की वजह से डैमेज होता है हिपैटोसाइट्स को। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में क्या होता है कि जो बाइल डक्ट है उसका जो वॉल है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन क्या हो जाता है, उसमें स्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है। इसके जो वॉल है वो मोटे हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। सो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस एंड प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। प्रिया के प्यार में, ठीक है, तो प्यार में पी स्टैंड फॉर प्रेगनेंसी, दीवाना ड्रग्स। तो कुछ ड्रग्स है जो कि हिपैटिक इंजरी कराती है, जैसे कि हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जिसमें रिफेम्पिसिन आता है। ये सारे जो ट्यूबरकुलर ड्रग जितने भी है वो सब क्या कॉज कराता है, हिपैटिक डैमेज कराते हैं। सो पोस्ट हिपैटिक को याद करने के लिए हमारे पास इवानी के छोड़ो प्रिया तुम पुराना प्रेमी। अब क्योंकि अमन को प्रिया पसंद थी तो अमन के दोस्त आए प्रिया के पास, उन्हें बोला छोड़ो प्रिया तुम पुराना प्रेमी, ठीक है, क्योंकि नया जो है वो ऑलरेडी रेडी है तुम्हारे लिए। सो सी स्टैंड फॉर कार्सिनोमा, प्रिया का पी स्टैंड फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शन, ट्रॉमेटिक बिलियरी स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, पुराना प्रेमी, ठीक है। एंड प्रेमी स्टैंड फॉर पैंक्रेटाइटिस। तो आई होप कि तुम्हें इसकी इटियोलॉजी अच्छे से याद हो गई हो। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स याद करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि सब ऑब्वियस है। इसमें जॉन्डिस होगा, पेन होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्लूराइटिस होती है, इचिंग होती है, और क्या होता है, स्टिएटोरिया होगा, क्योंकि क्या होगा इसमें फैट का डाइजेशन नहीं होगा। और फैट कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टूल में। लॉस ऑफ वेट होगा क्योंकि मैल अब्जॉर्प्शन हो रहा है। यूरिन डार्क होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन। स्टूल पेल होगा, मैल अब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, विटामिन के की भी डेफिशिएंसी होगी, पीटी वगैरह, प्रोथर्मेंटाइन वगैरह, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। फीवर होगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन को समझना बहुत ही आसान होगा क्योंकि हमने डिटेल में सारी चीजें पढ़ी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। हमारे पास एक क्लिनिकली एविडेंट जॉन्डिस का केस है, हमें ये नहीं पता कि ये प्री हिपैटिक है, हिपैटिक है, पोस्ट हिपैटिक है। हमारे पास आया, हमने उसके 3 तरीके के टेस्ट किए, लिवर अल्ट्रासाउंड करा, यूरिन एनालिसिस कराया और LFT करा दिया। पहला केस था जिसमें क्या हुआ कि सिर्फ बिलीरुबिन राइज हुआ और जो लिवर था वो बिल्कुल नॉर्मल था अल्ट्रासाउंड पे, और यूरोबिलिनोजन जो है वो यूरिन में बढ़ा है। तो ये हो जाएगा हमारा प्री हिपैटिक। पहला जो केस है हमारे पास उसमें बिलीरुबिन बढ़ा है, अल्ट्रासाउंड जब कराया हमने लिवर का वो नॉर्मल आया था और यूरोबिलिनोजन यूरिन में बढ़ा था, और जो नॉर्मल लिवर एंजाइम्स थे, नॉर्मल लिवर एंजाइम्स से इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लिवर में कोई डैमेज नहीं है और सिर्फ बिलीरुबिन राइज है, लिवर नॉर्मल है। सो दिस इज प्री हिपैटिक जॉन्डिस। हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या कराया हमने कि तीनों टेस्ट फिर से कराया। तो इसमें क्या, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा आ रहा था, एबनॉर्मल एंजाइम्स यानी कहीं ना कहीं लिवर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, नो बिलियरी डिसीज, और साथ में कोई बिलियरी डिसीज नहीं है। तो दिस इज द केस ऑफ हिपैटिक जॉन्डिस, बहुत ऑब्वियस है। थर्ड जो केस है उसमें क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ गया है एंड एबनॉर्मल एंजाइम्स, एंजाइम्स जो है एबनॉर्मल है, यानी कि इसमें भी हिपैटिक डैमेज हो रहा है एंड डायलेटेड बिलियरी डक्ट देखने को मिल रहा है। बिलियरी डक्ट डायलेटेड है यानी कि इसमें बिलियरी डक्ट में कोई दिक्कत आ रही है। सो दिस इज पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। सो आई होप कि तुम्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन समझ में आई हो। हम बात करते हैं अब अदर इन्वेस्टिगेशंस की। तो अदर इन्वेस्टिगेशन में हम करा सकते हैं हीमोलिसिस स्क्रीन करा सकते हैं, इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं जो आप पैथोलॉजी में पढ़ते थे। प्रोथर्मेंटाइन करा सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी थी तो कहीं ना कहीं कोएगुलेशन डिफेक्ट है। वायरल मार्कर्स करा सकते हैं, MRCP कराएंगे जिससे हमें पता चलेगा कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है किसी ब्लड वेसल्स में, कहीं पैंक्रेटिक डक्ट एंड ऑल। तो ये सारी चीजें MRCP में हम कराते हैं। MRCP पे ऑलरेडी मैंने एक बहुत लॉन्ग वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। CT स्कैन कराएंगे एंड बायोप्सी कराएंगे कि कहीं कोई मैलिग्नेंट कंडीशन तो नहीं है, कोई हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, ऐसी कोई चीजें तो नहीं है पेशेंट में। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ की कॉज क्या है। सबसे पहला, अगर स्टोन्स हो रहा है, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है तो ERCP स्टोन रिमूवल करेंगे। इस पे मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, तुम लोग देख सकते हो। कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज है तो यहाँ पे एक ऑपरेशन होता है, दैट इज विपल्स ऑपरेशन, ठीक है। अगर कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज है तो यहाँ पे विपल्स ऑपरेशन होता है। इसमें क्या क्या पार्ट हम रिमूव करते हैं, पैंक्रियाज के कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड
एंड मोस्ट ऑफ द डिओडेनम हटा देते हैं एंड पार्ट ऑफ बाइल डक्ट, कुछ बाइल डक्ट का पार्ट हटाते हैं, गॉल ब्लैडर एंड एसोसिएटेड लिम्फ नोड। ठीक है, ये सारी चीजें रिमूव किस में करते हैं? विपल्स ऑपरेशन में। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, जो कि हम कर ही रहे हैं तब से। फिर बिलियरी स्ट्रक्चर अगर हो रही है तो तुम स्टेंटिंग भी कर सकते हो ताकि जो आउटफ्लो हो वो बढ़ जाए। फिर अल्कोहलिक है तो अल्कोहल पीना बंद कराओ, अल्कोहल एब्स्टिनेंस। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड ऑल। सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। सो आई होप कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया और काफी हद तक याद हो गया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।